मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों को जिस कहानी का पाठ सुनाने जा रही हूँ वह है अपराध, संजीव जी की लिखी हुई। रात के खौफनाक अंधेरे को चीरते हुए मेरी ट्रेन भागती जा रही है। एक अंधेरी सुरंग है कि मेरे समूचे अस्तित्व को निगलती जा रही है। यूं मैंने सारी खिड़कियां बंद कर ली हैं, फिर भी एक शोर है कि जिस्म के पुर्जे पुर्जे धमक रहे हैं। यादों का एक काफिला है कि मेरे मरुमन का जर्रा जर्रा कुनमुनाने ताकने लगता है। जेहन में धीरे धीरे आकार ले रही है एक हवेली। कस्बे में व्यवस्था और सत्ता की प्रतीक मेरी हवेली कंचन जंघा। धीरे धीरे कई चेहरे उभर रहे हैं। प्रभु सत्ता रोविले सेशन जज पापा, एसपी बड़े भैया, जिलाधीश छोटे भैया, गृह विभाग के सचिव जीजा, उनके प्रभाव का एहसास कराती हुई गर्वीली बहन, सबके अपने अपने पोस्टेड जिलों में चले जाने पर उदास राजमाता की तरह मम्मी। न जाने कितने मंत्रियों, अफसरों और ऊंचे ओहदे वालों के गडमट चेहरे। एक अजीब सा खिंचाव, एक अजीब सा खौफ समाया रहता है यहाँ के लोगों में कंचनजंघा के प्रति। मैंने बचपन से ही इस खिंचाव का अनुभव किया है। कपड़े की बॉल और पीढ़े का बल्ला बनाकर खेले जा रहे क्रिकेट या कांच की गोलियों जैसे खेल गवर्नेंस, खानसामा, दाइयाँ, ट्यूटर्स, सेंट विसेंट और सेंट पैट्रिक्स स्कूलों में पलते मेरे वजूद को देखकर थम जाते और वे मुझे टुकुर टुकुर ताकने लगते। ऐसा लगता मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ इतर, कुछ विशिष्ट बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। और एक अस्वीकार समाता रहा अवचेतन में। पापा कहते, जाने किस धातु का बना है। पूरे परिवार में सिद्धार्थ की उपाधि से मैं आभूषित था। खैर, एक लड़का ऐसा ही सही। और माँ सबकी चिंताओं पर स्टॉप लगा दिया करती। प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिले के बाद पहली बार परिवार की तमाम बंदिशों से मिली आज़ादी। जगह जगह दीवारों पर लिखे पॉलिटिकल पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, नक्सलबाड़ीर पोथ, अमादेर पोथ जैसे नारे, माओ की लाल किताब, कॉलेज स्ट्रीट के फुटपाथों तथा कॉलेज स्क्वायर पार्क के गोल दिघी के होने वाले हेतमपुर, विद्यासागर, यादवपुर, शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के बीच के घुमंतु चर्चे। ऐसे गर्म परिवेश में पकने लगा था मेरा झिझक भरा शांत व्यक्तित्व। कुछ ही दिनों में मन के अवचेतन में दबा अस्वीकार सर उठाने लगा। क्लास तो हम नाम मात्र को करते, हाँ इस बीच बहुत सा बाहरी साहित्य पढ़ने को मिला। मार्क्स, एंगल्स, हेगेल, लेनिन और माओ पर विस्तृत चर्चाओं में शामिल होने का मौका मिला और बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ, रिविजनिस्ट, प्रतिक्रियावादी, होमोसेपियंस, लाल सलाम आदि नए नए शब्द आ जुड़े मेरे शब्दकोश में। और इन्हीं के साथ साथ परिचय के फैलते दायरे में आ जुड़ा सचिन संघमित्रा का परिवार, जहां अक्सर ही मेरी शामें गुजरने लगी। उनके पिता कल्याणी सैनिटोरियम में क्षय का उपचार करा रहे थे और उनकी अनुपस्थिति हमारे लिए वरदान साबित हो रही थी। कभी कभी हमारे वाद विवाद अतिरेक में इतने तीव्र हो उठते कि बगल के कक्ष में पड़ती हुई संघमित्रा गुस्से से उफनती हुई भड़बड़ाकर किवाड़ खोलकर धम धम पांव पटकती हुई हमारे बीच आ खड़ी होती। आई से स्टॉप दिस नॉनसेंस। अपने कैरियर के साथ साथ मेरा कैरियर भी ले डूबेगा बुलबुल। सचिन को वह उसके बुलाने वाले नाम बुलबुल से ही बुलाया करती थी और हम सन्नाटा खींच लिया करते। वार्तालाप की चिंदियाँ बिखर जाती। वह मेडिकल की मेधावी छात्रा थी। सचिन से एक साल बड़ी होने का लाभ उठाकर गार्जियन की तरह डांटा करती। इम्तिहान वगैरह के चक्कर ना होते तो वह दरवाजे पर खड़ी खड़ी हमारी बातें सुनती और मूड में आने पर हमारी पूरी बटालियन पर अकेले ही तिल मिला देने वाला सदावार करती। जो अपना कैरियर नहीं बना सका वह सोसाइटी और देश का क्या बनाएगा। दीदी तुम्हें बुझवे ना, এই যে পুঞ্জিবাদী সামন্তবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা। চুপ কর, প্রতিভা থাকলে যে কোণে জায়গা থেকে স্কোপ করে নেওয়া যায়
आड़ न थाक ले, थाक थाक, और दोनों भाई बहन मुंह फुला लिया करते। उन दिनों संघमित्रा को मैं कनखियों से देख लिया करता और यदा कदा वह इसे अब मार्क भी कर लिया करती, मगर किसी बेतकल्लुफी के अभाव में उसका अस्तित्व मेरे मन में अखुआ नहीं पाया था। आखिर वह झिझक भी टूट गई दीघा के पिकनिक पर। वहाँ पहली बार मैं उसके व्यक्तित्व के सौंदर्य के घटक पर अभिभूत हुआ। मैं पानी के अंदर जाने से डर रहा था और वह ताने दे बैठी थी, यह हिम्मत है और चले हो बगावत करने। मैंने बताया मेरी मम्मी को किसी साधु ने बताया था कि मेरी मौत पानी में होगी, इसीलिए वहाँ पास ही गंगा और यहाँ गोल दिघी के पास रहकर भी तैरना सीख नहीं सका आज तक। वह हंसते हंसते गिर पड़ी थी मेरे बदन पर। फिर सचिन को इशारा करते हुए बोली, ऐ जे तुम्हार जोधार की बोलो तुम्हारा लाल सिपाही। सचिन अपने शिकस्त से उबरने के लिए बोला, दीदी कितनी बड़ी जोधा है जानते हो? पहली बार लैब में मुर्दे की चीड़फाड़ देखकर बेहोश हो गई थी। सच, मैंने चिढ़ाया तो वह छिछले पानी में मुझे ढकेलती हुई मारने दौड़ी। सत्ता पा जाने पर तुम भी वैसे ही ढल जाओगे। जे जाय लंका से होई रावण। आंचल निचोड़ती हुई वह कहने लगी, देखती हूँ बड़े आए हो खूनी क्रांति करने वाले, समाज और व्यवस्था बदलने वाले, डिस्पैरिटी मिटाने वाले। अरे मैं कहती हूँ चूल्हे में डालो मार्क्स, लेनिन, माओ चाओ को। आदमी अपनी प्रवृत्ति से ही हिंसक होता है। अपराध वृत्ति खत्म करनी है तो जिन्स बदल डालो, जिन्स। पूजा की छुट्टियों में घर आया तो पापा सारा कुछ सूंघ बैठे थे। आते वक्त उन्होंने साफ तौर पर मुझे बता दिया कि पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, वरना छोड़कर चले आओ। मम्मी ने तो मुझसे आश्वासन ही ले लिया कि मैं अपने पांव डगमगाने नहीं दूंगा, लेकिन कलकत्ता आने पर फिर बैताल डाल पर वाली बात हो जाया करती। मैं ना भी चाहता तो संघमित्रा मुझे हॉस्टल में ही बुलाने चली आती। मैं जब कहता विरोक्तो कोरो न रानी, उसका पुकारने का नाम रानी था, तो वह ठिठोली कर बैठती, ऐसो आमार राजकुमार, ऐसो ना, और मेरी मोर्चाबंदी भर भर आकर गिर जाती। मेरे साहित्यिक रुझान पर दोनों ही कुढ़ा करते। सचिन बिगड़कर बोलता, भावुकता चेतना का अव्यय है, डिस्ट्रैक्शन है। ये लफाज, कामचोर, माटी के शेर, क्रांति का साहित्य लिखने वाले इन लोगों को फील्ड में ले जाया जाए तो पेशाब कर दे। इन सबों को खेतों और फैक्ट्रियों में लगा देना चाहिए। फिर वह वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, कोरिया, क्यूबा, रूस, चीन आदि की बातें ले बैठता। संघमित्रा तो अक्सर इससे भी बुरी खिंचाई पर उतर आती। तुम्हारे जैसे 90% साहित्यकार घोर कामी, सुविधावादी और भ्रष्ट होते हैं। तुम तो विभीषण हो इस दल में। बन सकोगे मुकुंदास? छेड़े दाओ बोंगो नारी, आर पोड़ो न रेशमी चूड़ी, यू आर अ पेटी बुर्जुआ। देखते जाओ, मेरा पहला वार होगा मेरी हवेली पर। मैं कॉलर हिला दिया करता और इस पर दोनों हंस पड़ते। धीरे धीरे सचिन की गतिविधियां बढ़ती गई। इसी बीच खत्म करो अभियान भी चल निकला। एक बार वह मुझे भी उत्तरी बंगाल के गरीब किसानों के बीच व्यवस्था से मोह भंग कराने के उद्देश्य से ले गया। हड्डियों पर मढ़े हुए चाम, धसी पनीली आंखें, मैले चिथड़े, शोषण की जड़ तक देखती हुई मेरी दृष्टि पारदर्शी हो उठी। अगर मैं नक्सल नहीं हुआ तो संघमित्रा की वजह से, जो वहां से लौटने पर मेरी नज़र उतारने के लिए नेशनल म्यूजियम, ट्रॉपिकल मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल हाइजीन एंड मेडिकल साइंसेज या और नहीं तो गंगा के किनारे पड़े बेंचों पर बैठाकर मुझे जीवों और सभ्यता का विकास समझाया करती। बातों ही बातों में उसने एक दिन बताया था कि वह सचमुच खोज करना चाहती है जिन्स पर, और एक उत्साही निरपेक्ष अध्यापक की तरह बिना लज्जा के जेनेटिक्स और मनुष्य के अंग प्रत्यंग की बहुत सारी बातें बता डाली थी। सचिन ने बाद में क्लासें करना छोड़ ही दिया था। मैंने संघमित्रा से शिकायत की तो उसके आते ही वह फट पड़ी। क्यों रुलाते हो बुलबुल? जानते हो बाबा टीवी के पेशेंट है, मैं उन्हें यह सब नहीं बता सकती, इसीलिए ना। लेकिन सचिन को न रानी के आंसू रोक पाए न परिवार की जिम्मेदारी। थ्योरी परीक्षाओं में वह अनुपस्थित रहा तो आखिरी पर्चा देते ही पता करने उसके घर जा पहुंचा। शाम की मरकरी नियोन की शोक बत्तियां जल उठी थी सड़कों पर।
मगर उस शाम में भी मकान में मात्र धुंधली रोशनी मातम सी बरस रही थी। दीदी तुम्हाके जे तेड़ होवे, सचिन रानी से अनुनय कर रहा था और हाथटा एक बार कई उड़े गे छे, होए तो ब्लीडिंग होए मारा जावे। और काऊ के पाव नी, रानी बोली, काऊ के निये गेले सोवी फास होए जावे जे। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर वेट टिल आई रिटर्न कहकर रानी जो गई तो आज तक इंतज़ार कराती रही। बाद के चंद साल संक्रमण के साल रहे। टेररिस्ट सचिन पर तरह तरह के मुकदमों के फंदे लटक गए थे और संघमित्रा का नाम पार्टी के प्रवर संगठनकर्ताओं में गिना जाने लगा था। उसके विषय में तरह तरह के मिथ प्रचलित हो चले थे कि खून करने में उसे कैसी खुशी होती है। अब फलना फलना पूंजीपति, राजनेता, अफसर और पार्टी के विश्वासघातक उसकी सूची में हैं। फलना फलना घुसखोर अफसर और ऊंची फीस लेने वाले डॉक्टर और वकील को तो धमकी का खत भी आ चुका है। एक मुर्दे को चीरते देखकर बेहोश हो जाने वाली संघमित्रा कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। मेरी स्थिति कुछ विचित्र थी। पापा ने जबरदस्ती प्रेसिडेंसी छुड़वा दिया था। साइंस छोड़कर आर्ट्स लेकर सोशियोलॉजी में मैं एमए कर चुका था और कई तरह के संकर संस्कार मुझे आधा तीतर आधा बटेर बनाकर छोड़ गए थे। घर की समृद्ध परंपरा छोड़कर मैं यूनियन लीडरी, समाज सेवा और प्राध्यापकी तीनों को ही अपने प्रयोग का क्षेत्र बनाए हुए था। संघमित्रा से मिलने के लिए मैंने टाटा के जादूगोड़ा के जंगल, आंध्र के जंगल और धान के खेत, मध्य प्रदेश के बीहड़ कहाँ के चक्कर नहीं लगाए, मगर तब तक शायद वह भावनाओं, आवेगों से ऊपर उठ चुकी थी। शायद मेरी यूनियन, सोशल सर्विस और लेक्चरशिप हताशा के जख्म को ढकने के साधन मात्र थे। माँ ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि मुझे हर हाल में उनके पास रहना है। इतनी बड़ी हवेली अकेले भाएं भाएं करती है और मैं हर हालत में वहाँ बना हुआ था। पिताजी कूड़े से भी काम लायक चीज़ें निकाल लिया करते थे। यह उनकी वणिक बुद्धि कहूँ या विलक्षण बुद्धिमत्ता, वह हर चीज़ को कैश कराना जानते थे। अपने स्वभाव के विपरीत मुझे उन्होंने आड़े उल्टे प्रोत्साहन देना शुरू किया। उनकी कृपा से प्रारंभिक चरणों में ही सफलताएं मिलती गईं और अब मैं कई यूनियनों का अध्यक्ष बन बैठा था। लेकिन पापा के लिए ये मात्र मील के पत्थर थे, मंजिल नहीं। उनका इरादा था कि आगामी चुनावों में मुझे कहीं से खड़ा करवा देंगे। शायद प्रांतीय या केंद्रीय नेतृत्व के सामने की पंक्ति में आने की जो रिक्तता मेरे अक्षयवट परिवार में रह गई थी, वह मुझसे पूरी की जानी थी। लेकिन इन सबसे उदासीन रहकर जब मुझे अपनी लेक्चरशिप और यूनियन वगैरह में ज़्यादा व्यस्त पाने लगे, तो एक दिन ब्रेनवॉश के लिए मेरे सोशियोलॉजी विभाग के हेड के हाथों एक नए पर्चे के रूप में उनकी नई योजना सामने थी। इस पर साइन कर दो, वो बोले। यह क्या है? तुम्हें शोध करने की अनुमति देने के लिए दस्तखत। मेरे गाइडेंस में तुम यह दरख्वास्त दोगे। लेकिन मैं उलझन में पड़ गया। बिला वजह माथापच्ची कर रहे हो। विषय तुम्हारे परिवार के लोग रोज ही मथा करते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि पुरानी थीसिस से देख सुनकर कुछ नए नोट्स जोड़कर लिख डालना है। कौन सा विषय है? मैं उत्सुक हुआ। क्राइम। न जाने क्यों अंग्रेजी का यह शब्द सुनते ही बहेलिये द्वारा मिथुन युगल क्रोंच को मारने की दर्दनाक और दहशत भरी आवाज़ कानों में घुल उठती है, जैसे परिंदों के शोर से जंगल गूंज उठा हो और टप टप ताज़ा रक्त टपक रहा हो। मैंने अतिरेक में उनका हाथ पकड़ लिया। मैं करूँगा, जरूर करूँगा, मगर एक शर्त, थीसिसे देख सुनकर नहीं, स्वयं स्वतंत्र सर्वेक्षण और अध्ययन करके। ठीक है। इस बार सामने बैठे पापा स्वयं बोल उठे। सामयिक रूप से मेरा ध्यान हटा पाने में सफल होकर वे राहत की निश्वास फेंक रहे थे। अपराध और अपराधी की प्रकृति और प्रकार, व्यक्तिगत और परिवेशगत संस्कार की उद्दीपनाएं, मनोवैज्ञानिक
तथा समाजशास्त्रीय विवेचन और विश्लेषण करने हेतु मैं एक थाने से दूसरे थाने की फाइलों में बिखरी आंकड़ों की सांख्यिकी में भटक रहा था कि एक दिन एक थाने के बाहर सचिन के पिता राखाल बाबू ने पकड़ लिया। वे काफ़ी बदहवास लग रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी अभी सचिन को पकड़कर इसी थाने में ले आया गया है। बहुत मारा है पुलिस ने, कहते हुए आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने दरोगा को अपना परिचय देते हुए इस मामले में सहानुभूति बरतने का अनुरोध किया। दरोगा मुझे लिए अंदर आए। सचिन को उनके कमरे में ले आया गया। उन्होंने नीचे पांव हिलाते हुए नेतानुमा आदर्शवादिता वाले अंदाजे बयां में कहा, तुम लोग कल के भविष्य हो। मुझे युवा शक्ति का इस प्रकार अपव्यय होना बिल्कुल पसंद नहीं। ये विला वजह का खून खराबा और अपराध कर्म छोड़कर आदर्श नागरिक क्यों नहीं बनते? सचिन, जिसके चेहरे पर पीटे जाने की स्पष्ट छाप थी, चुपचाप सीलिंग फैन का नाचना देखता रहा। फिर नाक का खून बाहों से पोंछकर तिरस्कार भरे स्वर में बोल पड़ा, आपको यह बात समझ में नहीं आएगी दरोगा जी। आप अपने लड़के को भेज दीजिए, उसे समझा दूंगा। दारोगा जी एक बार की अप्रतिहत हो उठे। उन्होंने थूक निगला और कंधे उचकाकर झेप झाड़ते से बोले, देन आई एम हेल्पलेस। वह थाना भैया के अधिकार क्षेत्र में आता था। मैंने राखाल बाबू को यह आश्वासन देकर विदा किया कि भैया से कहकर सचिन के लिए कोई कोरकसर उठा नहीं रखूंगा। भैया के पास पहुंचा तो उन्हें बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। कोई पार्टी चल रही थी वहाँ। किसी मंत्री के दौरे के बाद संभवतः आमंत्रित मेहमान पुलिस विभाग के ही लोग थे। मेरा परिचय और रिसर्च का उद्देश्य जानते ही चर्चा उतर पड़ी पुलिस पर कि विदेशों में पुलिस को कितना वेतन, अत्याधुनिक उपकरण और सुविधाएं तथा सम्मान प्राप्त हैं, मगर यहाँ की तरह वहाँ के पुलिस स्टेशन अपराध के ब्रीडिंग स्टेशन तो नहीं है। मैंने हस्तक्षेप किया। मेरी बात को एक वरिष्ठ अधिकारिक ने हो करके हंसकर उड़ा दिया। अम्मा यार, हम ही पर सारी तोहमत क्यों? हम तो नाचने वाले हैं, नचाने वाला कोई और है। कुछ इसी से मिलती जुलती बात वे अपराधी भी कह रहे थे जिनसे शोध के दौरान मैं मिला। क्या? मेरी बात पर तकरीबन सारे लोग मेरे आसपास जमा हो गए। कहते थे हम तो वैश्या हैं, सब छुप छुप कर मिलते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, मगर बाहर शान दिखाने के लिए हमें गाली देते हैं। राइट, अब हमारा ही देखा जाए। एक ओर तो हमारी अक्षमता के लिए हमें कोसा जाता है, दूसरी ओर हमारे काम में टांग अड़ाई जाती है। एक उदाहरण लीजिए, हमने किसी गुंडे को पकड़ा। अब हर गुंडा किसी न किसी एमएलए, एमपी, सेक्रेटरी या मिनिस्टर वगैरह का आदमी या आदमी का आदमी निकल आता है। फ़ोन पर फ़ोन, आखिर वह बेदाग छूट जाता है। फिर क्या रह गई हमारी इज्जत? कभी कभी तो ईमानदारी की कीमत हमें सस्पेंशन में चुकानी पड़ती है। एक तरफ कहेंगे पुलिस को अपना आचरण बदलना चाहिए, दूसरी तरफ गंदे से गंदे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरे कद्दावर अधिकारी ने कहा, यानी पुलिस अपने गलत कामों के लिए स्वयं दोषी नहीं है, यही ना? इस पर एक सन्नाटा सा खींच गया। शराब के नशे में एक इंस्पेक्टर बहकने लगा, अरे साहब, सत्ता के इस थोड़े से सुख में हमने अपना क्या क्या नहीं गंवाया। जाति, धर्म, ईमान, सभ्यता, संस्कृति कहने को तो अपने थाने के सामने हमने भी लिखकर टंगवा दिया है, हम आपके सेवक हैं, हमारे योग्य कोई सेवा। मगर सेवक की विनम्रता से काम करें तो हो गई छुट्टी। हमें ऑड, र्यूड, क्रूड बनकर स्लैंग लैंग्वेजेज इस्तेमाल करनी पड़ती है, जल्लाद की तरह पेश आना पड़ता है। इसलिए एक अलग ही डिक्शनरी होती है हमारी, एक अलग ही आचार संहिता होती है, अलग ही चरित्र होता है हमारा, सब कुछ अलिखित पर व्यवहारिक। काफ़ी रात गए, भीड़ छटी तो भाभी ने टोका, कब तक छुटुआ घूमते रहोगे सिद्धार्थ? तुम्हारी यशोधरा रानी कब आएंगी? रानी, जेहन में नाच उठी रानी, ऐसो अमार राजकुमार, ऐसो ना। एक मदिरिल सपना अंगड़ाई लेता हुआ पानी में रुपहले बिंब सा थरथराया। सोचा सचिन की बात भैया से शुरू कर दूं।
मगर इस बीच फ़ोन घनघना उठा और ऐसी बेवकूफ़ी करने से बच गया। भैया फ़ोन अटेंड करने आए तो कपड़े बदलने लगे। बोले, तुम आए, कोई बात भी ना हो सकी और उधर बुलावा आ गया। कोई खून हो गया है, फ़ौरन पहुंचना है। कहाँ यह सोने की रात। ढीले कपड़े पहने वे मंत्री लोग सो रहे होंगे, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए 7 दिनों से मुझे तथा डीएम को चैन नहीं था। और कहाँ ये पंप शू नुमा भारी बूट, क्रीजदार चुभती पैंट और शर्ट, स्टार्स, बेल्ट, रिवॉल्वर वगैरह लेकर खूनी डाकुओं, खतरनाक नक्सलियों के पीछे मारा मारा फिरूं। तुम्हें कैसे बताऊं। काफ़ी रात गए, सारी भीड़ छट गई है। भाभी का मजाकिया मूड उखड़ चुका था। वे बोली, देखो अपने को बचाना, बाहर तुलसी चौरा पर मत्था टेकते जाना। और भैया भाभी की आज्ञा का पालन करते हुए चले गए। एक मातमी तनाव तन उठा। भाभी बड़ी देर तक रुआसी उनकी खैर मनाती हुई जिस तिस को कोसती रहीं। ये 800-900 की तनख्वाह पर रात रात भर खतरनाक अपराधियों का पीछा करना। लानत है ऐसी नौकरी पर। ब्लैक करने वाले सेठ महीने भर में लखपति बनने वाले इनकम टैक्स, सेल टैक्स, व्हीकल्स लाइसेंस वाले आराम से सो रहे होंगे। वे नेता तक किसी खरीदी हुई कनीज को चिपटाए नरम बिछौने पर सो रहे होंगे, जिनके लिए सारे प्रोग्राम साइड ट्रैक करके उनकी सुरक्षा के लिए बैंड बजाने वालों की तरह गुलाम बनकर आगे पीछे चलना पड़ा। और वे ऐसे में कहीं कुछ हो गया तो। देवर जी, तुम चाहे कुछ भी बनना, पुलिस अफसर कतई मत बनना। शुक्र था कि भैया सुबह तक सही सलामत आ गए। थकावट के बावजूद मूड अच्छा देखकर जाते जाते मैंने सचिन की बात छेड़ ही दी। मैंने उसके निर्दोष और ईमानदार होने की बात कहकर सचिन की रिहाई की बात की तो उनका मूड उखड़ गया। कल से ही देख रहा हूँ, मेरी नौकरी खाने पर तुले हो। इन चोर डकैतों के लिए मैं हस्तक्षेप करूं? तुम्हें हो क्या गया है? वे घुड़क उठे। मन में तो आया पूछूं, अगर किसी मिनिस्टर ने किसी गुंडे के लिए यही बात कही होती तो वे क्या करते, मगर चुप रह गया। बाद में सुना एक पूरे के पूरे नक्सल गांव को आग लगा देने के पुरस्कार स्वरूप उनकी तरक्की हो गई थी। याद आते हैं न्यायालयों के आंकड़े बटोरते हुए भटकते हुए दिन, ग्राम पंचायतों के बने बनाए फॉर्मूलाबद्ध न्याय, प्रहसन, दीवानी और फौजदारी की रबड़ से भी लचीली और खींचती हुई कार्रवाइयाँ। ऊंची कुर्सी पर बैठे अपनी तमाम तामझाम के बावजूद श्रीहीन जज, सरकारी और मुद्दई पक्ष के वकीलों के बहसने और बिहसने की कलाएं। न्याय मंदिरों के कितने ही मंजर किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह यादों के पर्दे पर उभरने लगते हैं। न्याय की प्रत्याशा में आगत ऊबती मुरझाती भीड़ मिठाइयों की दुकानों पर डकारती और ललकारती हुई नकली गवाहों की टोलियां, पुराने पर्चे और कागजातों के बंडल संभाले अहलमद और मुनीम रंडियों के दलालों की तरह आसामी फंसाते हुए वकीलों के दलाल, काले कोट पहने हुए वकीलों की चहलकदमी, बीच बीच में आसामी हाजिर हो कि आवाज़ लगाता कोर्ट का अर्दली, ड्रायर खोलकर 2-2 रुपयों पर फर्जी मुकदमों की तारीख बढ़ाते पेशकार। वे सर्दियों के दिन थे। कटखनी शीतलहरी चल रही थी। मैं कचहरी के बाहर धूप में पापा के एक मित्र से बात कर रहा था। एक रिक्शा आकर रुका मेरे पास। देखा तो जर्जर क्लांत राखाल बाबू उतर रहे थे। कांपते हुए उन्होंने एक नज़र चारों तरफ का मुआयना किया, फिर एक कोने में मुझे ले आए। बड़ी मुश्किल से मिले, कहाँ कहाँ नहीं पता लगाया मैंने। कोई नई बात? हाँ, सचिन का मुकदमा तुम्हारे बाबा के पास आए, ऐसी व्यवस्था मैंने कर ली है। अच्छा,